हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह नवंबर का असाइनमेंट नंबर 4, कक्षा है 12वीं, विषय है इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, सन 1857 के प्रथम शहीद मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी के तौर पर विख्यात मंगल पांडे ने पहली बार मारो फिरंगी को नारा देकर भारतीयों का हौसला बढ़ाया था। उनके विद्रोह से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे। जब अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय सैनिकों को ऐसी बंदूक दी गई जिसमें बारूद भरकर कारतूस डालना पड़ता था, इस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, इसके ऊपरी हिस्से पर पशु की चर्बी लगी होती थी। सैनिकों में ऐसी अफवाह फैली थी कि ये चर्बी गाय या सूअर की है। इसी के चलते मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें सरकार की नाफरमानी की वजह से 29 मार्च 1857 को सेना से निकालने, वर्दी और बंदूक वापस लेने का आदेश दिया गया। जब मंगल पांडे को सज़ा दी जा रही थी, तब किसी भारतीय सैनिक ने उन्हें सज़ा देने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेज अधिकारियों के साथ झड़प के दौरान मंगल पांडे की गोली अंग्रेज अफसर को लगी। अंग्रेजों के हाथ पकड़े जाने से बेहतर उन्हें शहीद होना अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने स्वयं को गोली मारी, पर वे केवल घायल हुए। बाद में 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में जो बिगुल फूंका था, वह चिंगारी मेरठ की छावनी पहुंची। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने मेरठ की छावनी में बगावत कर दी। कई कंपनियों छावनियों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा फैल गया तथा विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस घटना से पूर्व नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बेगम हजरत महल इत्यादि ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह की योजना बनाई थी, जिसकी प्रारंभ तिथि 31 मई 1857 थी। पर चर्बी वाले कारतूस व मंगल पांडे के विद्रोह के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गया, जिसने बाद में व्यापक रूप ले लिया। इस प्रकार भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न 2 है, सन 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, लिखिए। उत्तर है, सन 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? यह स्वतंत्रता संग्राम था या विद्रोह? इसे लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके स्वरूप से जुड़े प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। पहला, मात्र एक सैनिक विद्रोह। इस विद्रोह की आधारभूमि सैनिकों द्वारा तैयार की गई थी। चूंकि लगभग सभी स्थानों पर सर्वप्रथम सैनिकों ने ही विद्रोह आरंभ किया था। विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, जो कि सैनिक वर्ग से जुड़ा था। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर सभी स्थानों पर विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने ही किया था। विद्रोह का प्रभाव जन सामान्य के बीच कम, बल्कि सैनिकों के बीच अधिक था। अतः यह केवल छावनियों व उन्हीं क्षेत्रों या नगरों तक सीमित रहा जहां तक सैनिकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति थी। दूसरा है, मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का षड्यंत्र। सर जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक थे तथा लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह की नेता बेगम हजरत महल व मौलवी अहमद उल्ला शाह थे। अतः उन्होंने माना कि यह विद्रोह हिंदुओं की शिकायतों का फायदा उठाकर मुगल सल्तनत की पुनर्स्थापना का प्रयास था, जबकि यह मत सर्वथा गलत इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर विद्रोही सैनिक व नेता हिंदू थे। अतः आउटरम का मत एक पक्षी है, चूंकि यह अवध में रहा था, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अतः आउटरम का आक्रोश उनके प्रति अधिक था। तीसरा है, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। तीसरा मत ये है। टी.आर. होम्स ने इस विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता का संघर्ष माना है, क्योंकि होम्स ने इसका आधार उन कत्लेआमों को माना है जो भारतीयों ने विद्रोह के दौरान किए, जबकि अंग्रेजों द्वारा किए गए दमनकारी अत्याचार को उन्होंने महत्व नहीं दिया है। जबकि एल्फिंस्टन ने स्वयं अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण दमन की तुलना नादिर शाह से की है। अतः होम्स का मूल्यांकन भी एक पक्षी है। चौथा है, धार्मिक संघर्ष। L.E.R. रीज महोदय ने इस विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहा है। उनके अनुसार भारत के हिंदू व मुसलमान भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से असंतुष्ट थे, अतः अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मिलकर संघर्ष किया। पर इस मत को सत्य इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि भारत के समस्त हिंदू व मुस्लिम इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, बल्कि कई ने अंग्रेजों का भी साथ दिया था। इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों जैसे बेंजामिन डिज़रायली, वी.डी. सावरकर, के.एम. मणिक्कर, ईश्वरी प्रसाद आदि ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है। परंतु राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप व्यापक होता है, जिसमें कुछ नेताओं द्वारा शुरू किए गए विद्रोह को पूरी जनता का समर्थन प्राप्त होता है। यद्यपि पूरे लोग सक्रिय नहीं होते, परंतु वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े होते हैं। पर 1857 के विद्रोह में ऐसा नहीं था, अतः इसे क्रांति कहा जाना ज़्यादा उचित प्रतीत होगा। प्रश्न 3 है, सन 1857 की क्रांति के कारणों पर विस्तृत लेख लिखिए।
उत्तर है सन 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति होने के ज़्यादातर कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुए थे, जिसमें डलहौजी की बहुत से सिद्धांतों जैसे गोद निषेध सिद्धांत, जिससे डलहौजी ने अनेक देशी रियासतों को समाप्त कर दिया, प्रमुख था। डलहौजी द्वारा राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर उनके उत्तराधिकारी की अनिश्चितता के आधार पर उनका अधिग्रहण कर लिया गया, जिससे कई रियासतें समाप्त होने लगी और उन पर आश्रित रहने वाले लोगों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों का बर्ताव सम्मानजनक एवं आदरपूर्ण नहीं था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को भेंट एवं उपहार प्रदान करना बंद कर दिया तथा कुछ समय बाद सिक्कों पर से भी उनका नाम हटवा दिया। परिणामस्वरूप बहादुर शाह अंग्रेजों का विरोधी बन गया तथा उसकी प्रजा, विशेषकर मुसलमान जो अपने बादशाह का बहुत आदर करते थे, अपने सम्राट का बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। उच्च प्रशासनिक वर्ग देशी राज्यों के नष्ट होने के कारण अपनी आजीविका से वंचित हो गए, अतः उन्हें ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। दूसरा कारण है प्रशासनिक कारण। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया था। इसका मुख्य कारण भारतीयों पर विश्वास न करना था। 1833 के चार्टर एक्ट एवं रंगभेद नीति समाप्त करके कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी, परंतु एक्ट की इस धारा को कभी भी लागू नहीं किया गया। इसके अलावा न्यायिक दृष्टि से अंग्रेज भारतीयों की तुलना में अधिक सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे, इसलिए भारतीय जजों की अदालत में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता था। अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों के लिए जो भी प्रणाली लागू की गई वह भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी, जिस कारण वे उस प्रणाली को ठीक तरीके से समझ नहीं सके। अंग्रेजों के भारतीय शासन का स्वरूप विदेशी था। भारत का प्रशासन हजारों मील दूर लंदन में बैठे प्रशासकों द्वारा संचालित किया जाता था, जो भारत की प्रशासनिक संस्थाओं, परंपराओं और मान्यताओं से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। उच्च पदों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, अतः भारतीयों के साथ इस तरह के भेदभाव ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध की भावना को उत्पन्न किया, जिसने बाद में क्रांति का रूप धारण कर लिया। तीसरा है सामाजिक क्रांति या सामाजिक कारण। 1857 की क्रांति में कई सामाजिक कारण भी सम्मिलित थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज का मजाक उड़ाए जाने से भारतीय समाज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारतीय समाज में पश्चिमी सभ्य समाज का अत्यधिक प्रभाव पड़ने के कारण भारतीयों को यह लगा कि इससे हमारे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अतः उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक उदार मानवतावादी ब्रिटिश प्रशासक भारतीय समाज में व्याप्त सती प्रथा, कन्यावध, मानव बलि और विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो गए थे। कट्टरपंथी एवं रूढ़िवादी भारतीयों ने इसे अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप समझा और उनकी धारणा बन गई कि अंग्रेज भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देना चाहते हैं, अतः ब्रिटिश शासन का विरोध करना ही उन्हें उचित लगा। चौथा है धार्मिक कारण। 1857 के विद्रोह के विस्फोट का एक महत्वपूर्ण कारण भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार किया जाना था। ईसाई धर्म के प्रचार के उत्साह में अंग्रेज पादरी प्रायः भारतीय धर्मों की कटु आलोचना कर बैठते थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित मिशन स्कूलों में बाइबल का अध्ययन अनिवार्य था। जेलों में भी विभिन्न उपायों से ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता था। 1850 से पूर्व भारत में धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदू को पैतृक संपत्ति से वंचित करने का नियम था, किंतु इसी वर्ष पारित किए गए नियम के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो गया। इससे जनता के प्रत्येक वर्ग में यह भय और शंका व्याप्त हो गई कि ब्रिटिश शासक उनके धर्म को नष्ट कर उन्हें ईसाई बना देना चाहते थे। आर्थिक कारण है। अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारतीय संसाधनों का दोहन करना था। अंग्रेज हर तरह से भारतीय धन संपत्ति ब्रिटेन पहुंचा रहे थे। इंग्लैंड के कारखानों का अस्तित्व भारत के कच्चे माल पर ही निर्भर था, अतः ब्रिटिश प्रशासकों ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया। ब्रिटिश नीतियों से भारतीय उद्योग धंधे व व्यापार नष्ट हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भू राजस्व की दर अत्यधिक ऊंची थी। किसानों की उपज का आधे से भी अधिक भाग लगान के रूप में निकल जाता था। कर संग्रह के साधनों की कठोरता और भुगतान न किए जाने की स्थिति में भूमि की बिक्री के नियम ने किसानों को बर्बाद कर दिया। 1770 ईस्वी से 1857 ईस्वी के अवधि में देश में 12 बड़े और अनेक छोटे अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मौत के शिकार हुए। ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक नीतियों के कारण 1857 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते भारत में जन सामान्य की आर्थिक दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई। तत्कालीन भारत में गरीबी और भुखमरी ने समाज को जकड़ लिया था, जिससे लोगों का असंतोष विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। छठवां है जमींदारियों की जब्ती। जिस समय भारत में सामंतशाही की समाप्ति होने जा रही थी, उस समय मुंबई के प्रसिद्ध इनाम कमीशन ने दक्षिण भारत की लगभग 20,000 जमींदारियों को जब्त कर लिया था। सामंत प्रणाली में जनता अपने जमींदार या राजा पर निर्भर रहती थी। जब जनता ने अनुभव किया कि एक के बाद एक जमींदारों के वर्ग को
और रियासतों को समाप्त किया जा रहा है, जिससे जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा असर पड़ रहा था। इस प्रक्रिया के चलते जनता ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध में संपत्ति और प्रतिष्ठा खोने वाले तालुकेदार और जमींदार व उनके लोग शामिल थे, जो अंग्रेजों के इस कुशासन से असंतुष्ट एवं क्रोधित थे। सातवां है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख है, जो 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। कारतूसों पर सूअर व गाय की चर्बी लगी होती थी, जिसे मुंह से काटकर ही बंदूकों में डाला जाता था। इस कारतूस की सच्चाई जानकर मंगल पांडे व अन्य सभी सिपाहियों ने शासन का विद्रोह किया। मंगल पांडे शासन के इस कार्य से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने गुस्से में अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। इस अपराध के लिए मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, जो सैनिक विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। प्रश्न 4 है, सन 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर है, विद्रोह की असफलता के एक नहीं अनेक कारण थे, जो निम्नलिखित थे। पहला है विद्रोह का नियत तिथि से पूर्व होना। विद्रोह की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका नियत तिथि से पहले प्रारंभ हो जाना था। विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई थी, किंतु मंगल पांडे को दी जाने वाली फांसी 8 अप्रैल 1857 के कारण यह आंदोलन 10 मई को ही आरंभ हो गया। परिणाम स्वरूप विद्रोही संगठित नहीं हो पाए। दूसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। क्रांति के नेता बहादुर शाह जफर अत्यंत वृद्ध थे। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बख्त वली, बेगम हजरत महल आदि क्षेत्रीय नेता थे। तात्या टोपे ने सभी नेताओं को संगठित करने का प्रयास तो किया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। दूसरी ओर हैवलॉक, कैम्पबेल व आउट्रम अत्यंत योग्य सेनापति थे। भारत में अखिल भारतीय स्तर पर एक नेता का अभाव था। तीसरा है देसी राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग। राजस्थान, मैसूर, महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, हैदराबाद, गुजरात आदि में शासकों ने विद्रोह को फैलने नहीं दिया। हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, जींद व नेपाल आदि ने तो विद्रोह के दमन में भी अंग्रेजों का साथ दिया। चौथा है उच्च वर्ग का सहयोग ना मिलना। विद्रोही भारतीय उच्च वर्ग का सहयोग प्राप्त करने में व समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रहे। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के विरोधी बने रहे। विद्रोहियों को व्यापारियों और महाजन वर्ग का भी समर्थन नहीं मिला। शिक्षित भारतीयों तथा बुद्धिजीवी वर्ग ने भी विद्रोहियों को सहयोग प्रदान नहीं किया, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर कर सकता था। पांचवा है विद्रोहियों के सीमित साधन। विद्रोहियों के सैनिक और आर्थिक संसाधन अंग्रेजी संसाधनों की तुलना में अत्यधिक सीमित थे। अधिक क्रांतिकारियों के पास न तो विपुल मात्रा में युद्ध सामग्री थी और न ही कुशल एवं उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र थे। छठवा है योग्य ब्रिटिश सेनापति। अंग्रेजों को प्रारंभ से योग्य, अनुभवी एवं कर्तव्यपरायण सेनापतियों का नेतृत्व उपलब्ध था। जॉन लॉरेंस ने पंजाब में क्रांति का प्रसार ही नहीं होने दिया, और विल्सन तथा निकलसन ने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। इसी प्रकार ह्यूरोज ने झांसी में, हैवलॉक तथा कैम्पबेल ने अपनी विलक्षण सामरिक प्रतिभा से विद्रोहियों की योजनाओं को सफल नहीं होने दिया। सातवां है कैनिंग की उदारता। रॉबर्टसन ने लिखा है कि कैनिंग की उदारता ने विद्रोह को जल्दी समाप्त करने में मदद की। उसने घोषणा की कि बिना जांच के किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजों ने यद्यपि उस समय पर व्यंग कार्टून बनाए एवं उसे दयावान कैनिंग की उपाधि तक दे डाली। आठवां है संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। ब्रिटिश साधनों का संचार साधनों पर पूर्णतः नियंत्रण था, अतः विद्रोह की अवधि में वह देश के विभिन्न भागों में शीघ्रता पूर्वक सैनिक सहायता भेजने में समर्थ हो गई। तार व्यवस्था के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को प्रत्येक स्थान पर घटने वाली घटनाओं की सूचना यथा समय मिलती रहती थी। परिणाम स्वरूप वे तत्काल उचित कार्रवाई करके विद्रोहियों की योजनाओं को विफल करने में सफल हो गए। दुर्भाग्यवश विद्रोहियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। नौवां है क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना। हालांकि 1857 की क्रांति ने बहुत कम समय में ही देश में व्यापक रूप धारण कर लिया था, परंतु फिर भी इसका देशव्यापी विस्तार नहीं हो पाया। यदि क्रांति का विस्तार संपूर्ण देश में एक साथ होता, तो अंग्रेजों को अपनी सेनाओं को भारत के सभी क्षेत्रों में तैनात करना पड़ता, जिससे उनकी सेना की संख्या पूरे भारत के लिए कम पड़ जाती और शायद आज़ादी का ये प्रथम विद्रोह सफल हो जाता। इस क्रांति के असफल होने का कारण यह भी था कि क्रांति के दौरान पंजाब और संपूर्ण दक्षिण प्रांतों के अधिकांश क्षेत्रों में इस क्रांति का विस्तार ना के बराबर था, और देश के अहम शासकों जैसे होलकर, सिंधिया, जोधपुर के राणा और अन्य सभी ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। तो इस प्रकार से ये जो असाइनमेंट है यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता हो। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले असाइनमेंट के सोल्यूशंस के लिए और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।